नमस्ते। आ, मुझे बात करनी है राजदीप सरदेसाई के बारे में। तो मैं जानता हूँ उनके बारे में बहुत लोग बूम मार रहे हैं देश में। लेकिन राजदीप सरदेसाई को आदत है, आप टेंशन मत लीजिए। उनका रोज ऐसा होता रहता है, कोई ना कोई उनके ऊपर बूम मारता ही है। और वो आप देखना, वो हमेशा नैरेटिव की बात करते हैं, वो हमेशा स्टोरी में बात करते हैं कि कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब, वो कभी देश की, यू नेवर टॉक अबाउट व्हाट इज गुड फॉर नेशन। ही नेवर टॉक्स दैट, कभी नहीं बोलता। राजदीप अपनी इसलिए कभी नहीं बोलता कि देश के लिए क्या बेहतर है, देश के लिए क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी चीज स्थायी रहे, कौन सी चीज आती जाती रहेगी। राजदीप नेवर टॉक्स अबाउट दैट। इसके दो कारण है, एक बंदे को विजन ही नहीं है, उतना समझ ही नहीं है। दूसरा, वो क्या देश हित की बात करेगा जब वो खुद ही रिया के इंटरव्यू लेगा। ये पुराना आइटम है, आप देखना। ये एनडीटीवी के जो उनकी जो टीम थी ना, बेसिकली वो उनके बहुत जोल है। और नीरा राडिया की टेप पे तो हमने देखा बरखा दत्त, मैं अभी बरखा दत्त का नाम लेना चाहता था, लेकिन मैं कभी कभी हो जाता है सर, नीरा राडिया टेप से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो मतलब वही असली पहचान है बरखा दत्त। वो बोलने के लिए कैमरे पे कुछ भी बोले, है बेसिकली, थी बेसिकली वो बस लॉबिस्ट, कि जो वो एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में करप्शन के निगोशिएशंस करवाए, इतनी ही उसकी बेसिक हैसियत थी। बाकी सारा तो झूठ है। वो कश्मीरी पंडितों की एग्जोडस और उनकी जो भयानक बर्बरता से उनको निकाल दिया गया, मैसेकर किया, मास स्केल पे मार भी डाला गया, रेप्स किए, उसके बारे में बरकत ने कहा था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग वो टाइम पे सारी पावर सेंटर्स अपने हाथ में रखते थे और बाकी लोगों का गुस्सा था उनके बारे में। मतलब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है कश्मीर में। तो ये वही कल्ट है पूरा, राजदीप, बरखा वगैरह। ऐसे 10-12 नाम और आ जाएंगे, आप टेंशन मत लेना। ये आज तक में भी उसकी फौज है। तो इनके बारे में इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये बोलते रहते हैं, आप एंटरटेनमेंट ढूंढो उसमें, फाइंड आउट द एंटरटेनमेंट। अब राजदीप में रिया का इंटरव्यू आया, तो उसमें एंटरटेनमेंट की बात क्या है। अब रिया जो है, सुशांत जो है, ये सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले थे ना, ये पूरी केस ही बॉलीवुड की है। तो बॉलीवुड में राजदीप सरदेसाई किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहा है, और वो इंटरव्यू बड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि उसके पहले राजदीप ने सुशांत की फैमिली के लॉयर को अपनी स्टूडियो में बुलाया और डायरेक्टली बेइज्जती करने की कोशिश की। डायरेक्टली पूछना शुरू किया कि मीडिया ट्रायल आप करवा रहे हो, आपको ये ठीक लगता है, आपको ऐसा क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मीडिया में नहीं होना चाहिए ट्रायल, ट्रायल तो कोर्ट में होना चाहिए, ये मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है, पूरा देश रिया को अक्यूज की जगह कल्प्रिट क्यों मानने लगा है, कन्विक्ट क्यों कर चुका है। अब ये सवाल पूरा देश मानने लगा है, तो ये इसमें इस लॉयर की क्या गलती है यार, आप उसको क्यों आइसोलेट करके पूछ रहे हो। लेकिन राजदीप का ये प्लान था। राजदीप मतलब अकेला वो प्लान, वो इतना होशियार है नहीं कि वो इतना बड़ा प्लान कर सके। वो डेस्परेशन ऑफ दिस बॉलीवुड लॉबी की वजह से ये प्लान बना है। ये सारी जो बड़ी लॉबी है ना, अब महेश भट्ट का, वो तो बंदे ने बेवकूफी का स्टेटमेंट सुशांत के मरते ही दे दिया कि वो कैसा बाइपोलर वगैरह वगैरह था सुशांत से। अब महेश भट्ट के इस बोलने की वजह से महेश भट्ट भी इसमें आ गया। अब महेश भट्ट आ गया तो उसमें से बहुत सारे लोग आ गए जो लोगों ने सुशांत की फिल्में रिजेक्ट की थी, जिन्होंने सुशांत को फिल्म प्रॉमिस की लेकिन गद्दारी की, फिल्म दी नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए। अब ये पूरे नेक्सस का ये डेस्परेशन है कि कोई न्यूज चैनल उनकी स्टोरी भी बताए, उनके झूठ ही सही लेकिन बताए। और उस डेस्परेशन के लिए वो लोग कुछ भी देने को तैयार है, कुछ भी कीमत, कितने भी पैसे। एक मोहरा उनके हाथ में लग गया, उसका नाम है राजदीप। अब पेड न्यूज राजदीप या तो मुंह है ना छाती पे हाथ रख के बोल दे कि पेड न्यूज नहीं होती, या फिर बोल दे कि ये पेड न्यूज है, क्योंकि हमें पता है। आप में से जिनको पता नहीं पेड न्यूज क्या होती है, मैं पैसे देके
न्यूज चैनल को बताऊंगा कि आगे का आधा घंटा मैंने खरीद लिया, अब मैं जो बोलूंगा वही चलेगा आपकी चैनल में, मेरे बारे में होगा, मैं जो बोलूंगा वैसे ही। फिर उसमें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा या तो मैं बहुत महान आदमी है, या मेरा जो दुश्मन है उसको पूरा बदनाम करके छोड़ूंगा। ये टाइप की न्यूज जो होती है, जो कंप्लीटली वन डायमेंशन होती है, और बहुत बार ना वो इतनी तारीफ किसी की हो जाती है, या फिर किसी की इतनी साइड लेना, या सिर्फ एक ही आदमी का दर्द दिखाते रहना, एक ही आदमी का, या फिर जिस विवाद में दो साइड्स होती है, एक ही साइड का प्रॉब्लम क्या है। जैसे बरखा ने वो किया था ना, मैं अभी स्टार्ट जो किया कि कश्मीरी पंडितों का पूरा मैसेकर हुआ, पूरे मारे गए, लेकिन उनके ऊपर जो इनजस्टिस हुआ, कोई टेररिस्ट नहीं बना, है ना। तो इनजस्टिस की वजह से टेररिस्ट पैदा नहीं होते, ये तो साबित कर दिया ना कश्मीरी पंडितों ने। टेररिज्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ इनजस्टिस, दिस इज प्रूवन। सो व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग इज बरखा दत्त इज रनिंग ए नैरेटिव ऑफ ट्राइंग टू से कि जो कश्मीर में जो लोग आज रहते हैं, जिन्होंने कश्मीर के पंडितों को मार डाला, धमका के निकाल डाला, या उनकी औरतों का रेप किया, वो सारे लोग जो आज वहां पे है, उनको आप क्रिमिनल ना माने, उनको आप कल्प्रिट ना माने, वो तो बेचारे ऑलरेडी सताए हुए थे। ये नैरेटिव है, ये कंप्लीटली वन साइडेड है। तो जब इतना वन साइडेड नैरेटिव दिखाई देता रहा, तो आप समझ रहे कि पैसे मिले, हाँ पक्का पैसे मिले। क्योंकि अगर पैसे नहीं मिलते ना, तो आदमी शायद बेवकूफी में बोल जाता है, लेकिन उसको जब थप्पड़ पड़ते ना, किसी कोर्ट में केस भी हो गया, तो वो डर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। तो ये जो है, ये पक्का पेड न्यूज है, ये सारे के सारे। राजदीप सरदेसाई का क्या टेंशन लेना है, वो तो हमेशा ऐसे ही करता रहता है। तो मेरे को राजदीप सरदेसाई को नहीं, क्योंकि ये केस बॉलीवुड से जुड़ा था, मेरे को ना बार बार याद आ रहा है, एक फिल्म थी अपना सरकार नाम की ना, जिसमें अमिताभ बच्चन को तो जेल में डाल दिया जाता है, और फिर सुनने में आता है अमिताभ बच्चन का फिल्म में बेटा भी अभिषेक बच्चन ही दिखा है सरकार में। तो अभिषेक बच्चन को पता चलता है कि वहीं पे अमिताभ बच्चन का गेम बजाने वाले हैं लोग, वहीं पे गोली मार देंगे। तो भागते भागते कमिश्नर ऑफिस में जाता है और कमिश्नर को बोलता है कि सर आप देखो, प्लीज इसको बचाओ, कुछ करो। वैसे सुशांत के डैड ने भी बेचारे ने, है ना, डेप्यूटी कमिश्नर को मैसेज किया था कि मेरे बेटे को बचाओ, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ उल्टा हो रहा है, रिक्वेस्ट की थी उन्होंने। वैसे अभिषेक बच्चन भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे डैड को बचाओ, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कमिश्नर बोलता है अरे ऐसा थोड़ी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। दोनों कमिश्नर सेम, इसलिए वो याद आ गया वो स्टोरी। देन दिल्ली का वो जो फिल्म में जो कमिश्नर होता है, वो फिल्म का कमिश्नर बोलता है कि अरे जेल में तेरा बाप, वहां पे कौन किसके ऊपर हमला हो सकता है। थोड़ी बहस होती है, वो अभिषेक बच्चन को एक मतलब बात नहीं मानता, थप्पड़ मारता है बाद में, लेकिन अभिषेक बच्चन समझ जाता है कि ये आदमी इतना जो रूड होके और इतना जो इस तरह से बात कर रहा है ना, कि किसी भी हाल में सुनना ही नहीं चाहता है। इसका एक ही कारण हो सकता है, और मैं राजदीप सरदेसाई, खास डेडिकेटेड टू राजदीप सरदेसाई, मैं डायलॉग सुना चाहता हूँ। राजदीप सरदेसाई आप ये डायलॉग सुनिए, और लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी जी आप भी है, प्लीज सुन लीजिए यहाँ डायलॉग। वो जो न्यूज चली है ना, मतलब न्यूज चैनल में डिबेट में बुला के सुशांत की फैमिली के लॉयर को सिर्फ और सिर्फ केस की डिटेल्स, उनका सही पक्ष क्या है, उनकी अपनी दुविधा क्या है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम क्या है, अभी सिचुएशन क्या है, क्या वो संभल चुके हैं, ये ह्यूमन स्टार्ट होता है ना, ह्यूमन लेवल पे। वो नहीं करते हुए, वो बिल्कुल नहीं करते हुए डायरेक्टली शुरुआत करना कि आपने तो इसको मीडिया का ट्रायल बना दिया, आपको लगता है ये मीडिया ट्रायल है। फिर उस बंदे ने डायरेक्टली बोल दिया तूने बुलाया मेरे को, मीडिया ट्रायल तू कर रहा है। फिर तो राजदीप एकदम हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ, आपका बात सही है, मैंने बुलाया है, लेकिन क्या आप मीडिया ट्रायल, अरे वो क्या मीडिया ट्रायल करेगा, उसके बाद मीडिया है क्या? मीडिया राजदीप के पास है, बाकी न्यूज चैनल के पास है। अगर मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए तो रिया को बुलाया? तो वो पहले सुशांत की वकील को इस तरह से ही स्टार्ट करना, डिस्कशन को ही इस तरह से स्टार्ट करना कि वो निकल जाए, और वो निकल गया। और रिया को पूरा
स्पेस देना प्राइम टाइम का। ये जो सोची समझी रणनीति है, इसलिए मेरे को वो डायलॉग याद आता है ना सरकार का, कि अभिषेक बच्चन उस कमिश्नर को पूछता है कितने पैसे, कितने पहुंचे वहां से, मतलब पैसे कितने मिले इससे, ये जो आप कर रहे हो उसके पैसे कितने मिले। अब आप अगर ऑनेस्ट जर्नलिज्म की बात करोगे ना इस बारे में, आई एम सॉरी राजदीप यार ना, हम लोग अलीबाग छोड़ यार, अलीबाग कोई अच्छी शहर है, अच्छा शहर है, हम लोग बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ है इतने नहीं, लेकिन शायद आपने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया हमारी बेवकूफी को, तो हम लोग कुछ कभी कभी इमोशनल फूल्स हो जाते हैं, लेकिन इतने नहीं है, हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है। तो ये जो डेस्परेशन है ना, ये पूरी बॉलीवुड लॉबी का, रिया टू महेश भट्ट टू एवरीबॉडी, अब ये नारकोटिक्स के केस में क्या क्या नाम बाहर आएंगे ना, उनका डेस्परेशन है कि किसी न किसी तरह से नैरेटिव बदला जाए इस केस का, और वो नैरेटिव बदलने के लिए उनको कोई खास प्लेटफॉर्म चाहिए। सड़क 2 का अगर ट्रेलर हिट हो जाता, वो बिल्कुल डेस्परेट नहीं होते, उनको लगता क्या फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, बाद में देख लेंगे। जिया खान की मौत का किसी को कुछ पता है आज क्या हुआ है? नहीं पता। तो ये तो बॉलीवुड वाले भी जानते हैं कि क्या उखाड़ लेंगे कोई, उनका डर बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि उनको ये समझ रहा है सीबीआई भी सीरियस है, सीरियसली इन्वेस्टिगेशन हो रही, ईडी भी बहुत सीरियस है। और अब नारकोटिक्स आ गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अब इंक्वायरी कर रहा है, उसने केस दर्ज किया है रिया के खिलाफ। तो वे राजदीप जी, जिस रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर था, सुप्रीम कोर्ट ने वो एफआईआर फाड़ के फेंक तो नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एफआईआर तो सही है, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उन्होंने कहा कि मुंबई इन्वेस्टिगेशन ना करे, उन्होंने कहा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे। मुंबई की पुलिस के बारे में उन्होंने अच्छा कहा बुरा कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं कहा चाहता हूं मुंबई की पुलिस के ऊपर कोई अच्छा बुरा कहे, मेरे को नहीं इंटरेस्ट। आई एम सेइंग इस केस के बारे में, मेरा इस केस में क्या इंटरेस्ट है, आई एम सेइंग सुशांत की जस्टिस, सुशांत की सिचुएशन, सच बाहर आना चाहिए। हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से एक बंदा गया, उसको ऐसे ही मार के चले गए, या फिर ऐसे ही वो मर गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए ठीक नहीं लगता मुझे। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ इंडिया, so I'm trying to change that by doing this. I'm making a video on this. I'm doing my bit. My question is कि वो जो हुआ कि रिया के ऊपर पटना की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने फाड़ी नहीं, उन्होंने बोला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, इस एफआईआर को सीबीआई के ऊपर हैंड ओवर कर दिया। सीबीआई ने अपनी तरफ से नए केस रजिस्ट्रेशन सीबीआई कर सकती है, और इसके आगे पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में कोई भी नया एफआईआर इस केस में या इससे जुड़ी केस में हुआ तो वो अपने आप सीबीआई के पास जाएगा, ये बोल के बाकी कोई इन्वेस्टिगेशन में टांग ना अड़ाए, ये बंदोबस्त सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इसका कोई वैल्यू तो होगा ना राजदीप सरदेसाई, आपको इतनी तो अकल होगी, इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हो, तो क्या वैल्यू निकला इसका? उसके बाद उसको ईडी ने उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर, एक केस लगाई, नारकोटिक्स की केस कल ही परसों ही दर्ज हुई उसके खिलाफ, उसके बावजूद आप रिया को इंटरव्यू पे बुला रहे हो। मतलब आपको क्रिमिनल चाहिए क्या? आप बता देते हैं यार, हम लोग गूगल पे ढूंढ ढूंढ के बताएंगे आपको, इसका इंटरव्यू कर लो, ये क्रिमिनल है इसका इंटरव्यू कर लो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने कितना सही चांस मिस किया है राजदीप सरदेसाई जी। आपको अभी निर्भया कांड के जो आरोपी है उनको कुछ साल पहले सजा हुई है, और ये ऐसे होते हो, ऐसे कुछ बलात्कार गैंगरेप करके मर्डर करने वालों को भी बुला लो अपने चैनल पे, उनके भी तो नैरेटिव आप दिखाओ, उनके भी कुछ होंगे ना नैरेटिव, वो भी आप दिखाओ। फिर यहां तक तो आई हो कि जिसके खिलाफ नारकोटिक्स का केस दर्ज है, जिसने 10 किलो का 10 किलो के ड्रग्स मंगवाए, 10 किलो, उसको आप अपने चैनल पे स्पेस दे रहे हो। इस देश के सारे गैंगरेपिस्ट और सारे क्रिमिनल तो खुश हो रहेंगे कि अपने को राजदीप के इंटरव्यू करने को मिलेगा किसी न किसी दिन। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? इसलिए सवाल यही बनता है कि वो जो सरकार फिल्म में पूछा गया था कि कितने पहुंचे वहां से, हाँ? बता भी दो। फेवर क्या है, इसके अगेंस्ट क्या मिला?
अगर ये ऑनेस्ट इंटरव्यू होता तो आप रिया को पूछ सकते थे ना कि भाई अगर तूने सुशांत का घर छोड़ा ही था तो उसकी कंपनी से तुरंत अपना नाम क्यों नहीं हटा लिया। एक ऑनेस्ट गर्लफ्रेंड का ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पैसे से बनी हुई कंपनी में प्रॉफिट ना ले। लोग अंगूठी तो वापिस करते ही है ना, तो ये तो होना चाहिए था कम से कम कि कम से कम अपना जो कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो तो वापस कर देती। वो क्यों नहीं किया। अगर रिया इतनी ऑनेस्ट थी तो वो तो कर सकती थी, फोन ब्लॉक करने से पहले बॉन्ड साइन कर देती कि आई एम नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ दिस कंपनी, मी एंड माई ब्रदर माई फैमिली मेंबर्स विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज सुशांत हैज वेंचर्ड, सुशांत विल बी द सोल डायरेक्टर। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये पैसे के लिए इसके पीछे नहीं पड़ी थी, लेकिन उसने सुशांत को छोड़ना, उसके बाद फोन ब्लॉक करना, उसके बावजूद पैसे मिलने वाली कंपनियों से हाथ नहीं निकाला। तो राजदीप जी आपने ये क्यों नहीं पूछा, या आपकी बुद्धि में ये सवाल नहीं आया, या आपकी बुद्धि में सवाल आया था। आप होशियार हो सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इतने कम होशियार हो। तो अगर आप होशियार हो फिर भी आपने ये सवाल नहीं पूछा, तो कितने पहुंचे वहां से, कितने पहुंचे। आपको पता है राजदीप जी और आज तक चैनल, आपको पता है अब आप इस घेरे में फंस गए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इंक्वायरी रिया की ऑलरेडी हो रही है। रिया ऑलरेडी इतना बड़ा वकील दे चुकी है कि जिसकी फी वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में झूल है ही, पक्का है। अब आपके चैनल पे उसका इंटरव्यू आ रहा है और रिया पेड न्यूज खुद तो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है फिर। और आपका इंटरव्यू लगता नहीं कि फेयर इंटरव्यू है, कि जहां पे आपने दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश की है। वो तो अपना नैरेटिव बता रही है बस। उसको कहां पूछा गया कि फिर पैसे क्यों तूने वापस नहीं किए। सुशांत के तो खर्चे थे ही नहीं, तो इतने पैसे गए कहां, पूछा कहां आपने। तो ये फेयर इंटरव्यू तो नहीं है, ये तो पेड इंटरव्यू लग रहा है। अगर ये पेड न्यूज है तो पेड न्यूज के पैसे आते हैं, और पैसे उस रैकेट से आएंगे जो रैकेट ऑलरेडी ईडी और नार्कोटिक्स के सस्पेशन में है। आप तो गए भाई, राजदीप भैया आप गए। आपकी अब आपका भी पर्ची बटेगा शायद इसमें। डाउट तो मुझे तभी हुआ था जब आपने उस बंदे को जलील करके निकाल दिया था ना, सुशांत सिंह की फैमिली का लॉयर। उसको जब आपने शुरुआत ही कर दी ना कि मीडिया ट्रायल मीडिया ट्रायल, और वो निकल गया, तब मुझे समझ में आया। उसके बाद आपने बोला ओके देन, ओके देन का मतलब मैं समझ गया था कि शायद ये कुछ बड़ा झूठ हो सकता। तो आज सामने आया कि वो बड़ा झूठ क्या है। लेकिन मैं सच में चाहता हूं फिर आपने ये नया सिलसिला शुरू ही किया है ना, तो जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर है, जिन जिन लोगों के खिलाफ भयानक केस है, उन सबको आप बुलाते जाओ। और जरूरी नहीं कोई फिल्म स्टार्स वगैरह, छोटे मोटे लोग होते हैं ना, किसी की घड़ी चुरा ली किसी ने, सामने वाला बंदा बेवकूफ था, उसने एफआईआर मतलब सरफिरा था, उसने एफआईआर कर दी, तो वो घड़ी चोर जो है ना उसका भी बुला लो, आप इंटरव्यू कर लो। वैसे रिया की अपनी तो कोई हैसियत है नहीं, सुशांत की गर्लफ्रेंड के अलावा उसको कोई दुनिया में जानता भी था। मतलब ये सुशांत के मरने के बाद ही रिया की पहचान सामने आई है। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने फोटो ही पहली बार रिया की देखी सुशांत के मरने के बाद। तो उसकी अपनी तो कुछ है नहीं अचीवमेंट। पैसे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर आ चुके हैं कि कितने उसके हैं तो वो वकील वगैरह तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप अगर इतने लो लेवल तक आ ही चुके हो कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15-16 लाख है और जिसपे 1-2 एफआईआर हो रही है, तो उसको आप इंटरव्यू पे बुला रहे हो, तो क्यों ना फिर गली नुक्कड़ पे जो चोर चकाटे बैठते हैं, और इसके ऊपर नार्कोटिक्स का भी केस हो रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो ये करते ना गांजा विज्जा का नशा करते, उनको भी बुला लो अपने चैनल पे इंटरव्यू को।
अरे टीआरपी मिलेगी आपको सर। राजदीप जी बात मानिए आप क्या। और सौरभ द्विवेदी जी आप देख रहे हो ना, इसके बाद मैंने लल्लन टॉप देखना छोड़ दिया, तो मेरी आपके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती फिर। मैं लल्लन टॉप देखता ही इसलिए था कि सौरभ द्विवेदी बात करते हैं। मुझे उनकी बात करने का तरीका, ढंग, कला का उनका स्वाद, और वो सिनेमा जिस तरह से और बुक जिस तरह से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। मैंने कई इंटरव्यू, बड़े बड़े इंटरव्यू इंटरनेट पे एक्स्ट्रा रिचार्ज मार के देखे, डेटा रिचार्ज करके, डेटा बूस्टर मार के देखे। अब शायद ना देखो यार, क्योंकि ये न्यूज आप लल्लन टॉप पे भी चला है। माफ करना, मेरी ये मजबूरी है कि मैंने देखा है कि जिया खान की मौत की इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं गई आगे, कल्प्रिट नहीं पकड़े गए। तो मैं इंडिया में पैटर्न बनना मेरे लिए ठीक नहीं लगता मुझे। आई डोंट वांट टू लेट इट बिकम ए पैटर्न नाउ। तो अब जो लोग मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे, नैरेटिव बदल के, अब उन लोगों का साथ में छोड़ रहा हूं, इमोशनली भी उनके साथ में नहीं रहा। और ऐसा मत समझिए मैं अकेला बोल रहा हूं, ये इंडिया बोल रहा है। इंडिया इज सेइंग नाउ आई विल नॉट स्टैंड, द लॉर्ड इज सेइंग आई विल नॉट स्टैंड विद दोज पीपल नाउ। क्योंकि ये एक बार होता तो ये एक लेसन हो सकता था, दो बार होता तो एक लेसन जो इनकम्प्लीट रहा, ये बार बार होने लगा है। तो कुछ लोगों की आदत बनने लगी है, अब तो ये आदत टूट के रहेगी। तो आई एम नाउ विड्रॉइंग माई सेल्फ फ्रॉम दिस। एंड राजदीप जी, आपको मैंने जो सलाह दी, आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए। गली में जो बेवड़े बैठते हैं गांजा मार के और दारू पी के, देशी दारू और गांजा मार के जो बैठते हैं ना ऐसे, उनको जरूर बुलाइए स्टूडियो में, प्राइम टाइम पे इंटरव्यू कीजिए उनका। मैं एक बात बताऊं राजदीप जी, वो सच बोलेंगे आपसे कैमरा के सामने, गांजा फूक के फटे कपड़ों में जो आएगा ना, सच बोलेगा आपसे। गांजा फूक के आए तो भी सच बोलेगा, गांजा बिना फूके आए तो भी सच बोलेगा। डर डर के बोलेगा कैमरे की वजह से, कैमरा शाय होते लोग, थोड़े बॉदर्ड हो जाते हैं इतना माहौल देख के, लेकिन वो सच बोलेगा। लेकिन आपसे वो सच्चाई बर्दाश्त होने का चांस नहीं, वरना आपने ये नहीं किया। और मैं आपको गारंटी देता हूं ना, ये बहुत खास होगा, लेकिन आप करोगे नहीं। सो आई एम सेइंग कि गुड बाय। मैंने आपको तब देखा था टेलीविजन पे राजदीप, जब मैं काफी छोटा था, और मेरे को लगता था दुनिया में सारे लोग अच्छे ही होते हैं। मेरे को आज भी समझ में आता है दुनिया में सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की अच्छाई बहुत पीछे रह जाती है, और अपने नैरेटिव वगैरह के पता नहीं किस चक्कर में वो आगे इस तरह से फंस जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड फैलाते हैं, सिर्फ एंग्जाइटी फैलाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम की लोगों के ऊपर बारिश करते थे प्रॉब्लम की। सैडली आप उन्हीं में से एक हो राजदीप, आप उन्हीं में से एक हो। इसलिए मैं आपको बस इतना ही पूछता हूं ना कि वो जो सरकार नाम की फिल्म थी, उसका डायलॉग बहुत सही था। कितने पहुंचे वहां तक, कितने पहुंचे?